जय हिंद दोस्तों। हिंदी व्याकरण की हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो हिंदी व्याकरण में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे वर्णमाला से। तो सबसे पहले समझते हैं कि वर्णमाला क्या होती है। देखते हैं, देखो वर्णमाला क्या होती है, इसको देखते हैं। देखो वर्णमाला अर्थात देखो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, ये नोट करते हुए चलना कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। अब देखो समझना ये है कि वर्ण और माला, यहाँ पे ये दो अलग अलग शब्द आए हैं। एक है वर्ण और दूसरा है माला। तो इन दोनों शब्दों का क्या क्या अर्थ होता है ये समझते हैं। देखो, तो एक है वर्ण। वर्ण का मतलब जिसको विभाजित न किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। यानी कि जिसको विभाजित हम नहीं कर सकते तो उसे वर्ण कहा जाएगा। और देखो, और माला क्या है? माला से तात्पर्य यह है कि अगर वर्णों का व्यवस्थित क्रम है, माला यानी कि एक कतार में लगे हुए, उसी को माला कहा जाता है। तो अगर वर्णों का व्यवस्थित क्रम होगा तो उसी को वर्णमाला कहते हैं। देखो यहां से कुछ चीजें समझनी होंगी आपको कि ध्वनि, ध्वनि जो हम आवाज निकालते हैं वह सब ध्वनि है। तो ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। इसके बाद देखो, वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि कहलाता है। देखो यहां से डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएंगे ये सारे के सारे। इसके बाद देखते हैं तो लिपि क्या है। मुझे जहां तक आशा है, तो मुझे लगता है कि लगभग आप लोग जितने सब लोग ये वीडियो देख रहे होंगे सभी को पता होगा कि हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। मगर जब भी मैं प्रश्न पूछता हूँ लोगों से, बच्चों से पढ़ाते हुए ये प्रश्न पूछता हूँ कि लिपि, आखिर ये देवनागरी लिपि अगर हमारी है तो ये है क्या? आखिर देवनागरी लिपि किसे कहते हैं? चीज क्या है ये? ऐसा क्या चीज है? तो देवनागरी लिपि देखो समझना पड़ेगा कि देवनागरी लिपि आखिर होता क्या है। अगर हम क लिख रहे हैं तो क को अगर हम जिस तरीके से लिख रहे हैं उसे ही देवनागरी लिपि कहते हैं। ख, ख अगर हम ध्वनि निकाल रहे हैं उसके लिए हम जो भी वर्ण लिख रहे हैं तो उसी को लिपि कहा जाता है। कि उसको लिखने की क्या शैली है उसी को देवनागरी लिपि कहेंगे। जैसे कि को में क लिखा गया है तो क कैसे लिखा है, ये लिखने का जो तरीका है, जो चिन्ह है, इसी को लिपि कहते हैं। तो हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। देखो यहां से एक प्रश्न और आता है कि देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक भाषा है। समझना पड़ेगा आपको कि देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है और हिंदी भाषा एक वैज्ञानिक भाषा है। क्यों? क्योंकि ये आगे आगे जैसे जैसे हम क्लासेस आगे बढ़ते चलेंगे मैं आपको ये प्रूफ करता हुआ चलूंगा कि ये देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि कैसे है, इसे क्यों वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है। देखो किसी भी चीज को वैज्ञानिक तब कहते हैं अगर वो सैद्धांतिक रूप से और उसके जितने भी नियम बने हैं अगर वो वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो सके तभी उसे वैज्ञानिक लिपि कहा जाएगा। तो ऐसा ही हिंदी में भी है। देखते हैं आगे। देखो, तो हिंदी वर्णमाला के दो अलग अलग भेद होते हैं। वर्णमाला में हम वर्णों को दो अलग अलग प्रकार से पढ़ते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अब समझना पड़ेगा कि स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है। देखो आज के लेक्चर में हम केवल स्वरों की बात करेंगे और जो कल अगला लेक्चर जो आएगा उसमें मैं आपको व्यंजनों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। देखते हैं, देखो स्वर क्या होते हैं। तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। ये आपको ऐसे ही नोट करना पड़ेगा। तो स्वर कितने होते हैं? देखो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि स्वर कितने होते हैं। पेपर में बहुत बार ये आता है कि स्वर कितने होते हैं। तो अगर प्रश्न ये आ जाए कि कुल कितने स्वर होते हैं तो कुल स्वर पूछा जाएगा तो आपको 13 बताना पड़ेगा। ध्यान देना कि अगर कुल स्वर पूछा गया तो उत्तर होगा 13। मगर अगर पूछा गया कि सामान्यतः स्वर कितने होते हैं या फिर सामान्य रूप से आपसे यही पूछ दिया गया कि स्वर कितने होते हैं या फिर मूलतः स्वर कितने होते हैं, ये मैंने आपको अलग अलग शब्द देके पूछ दिया है क्योंकि इन्हीं शब्दों को उठा के आपके पेपर में रख दिया जाएगा। तो अगर पूछा जाए सामान्यतः स्वर कितने होते हैं, मूलतः स्वर कितने होते हैं, तो 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये 11 स्वर? तो अ आ ई उ री ए आई ओ औ, इन्हें गिनोगे तो ये 11 हो जाएंगे। और अंग और अह को हम स्वरों की गिनती में नहीं लाते हैं। मतलब कुल स्वर में इनकी गिनती हो जाएगी मगर जब हम मूलतः स्वर कहते हैं तो ये 11 ही होते हैं। आगे आगे चलते चलो, मैं इन्हें बहुत विस्तार से आपको समझाऊंगा कि अंग और अह क्यों स्वर नहीं होते हैं और इन्हें 13 की गिनती में क्यों रखा गया है। आगे देखते हैं। देखो स्वर की संख्या, देखो मूल स्वर की संख्या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मूल स्वर कितने होते हैं। तो मूल स्वर अ ई उ और री,
ये 4 मूल स्वर होते हैं, बाकी जितने भी स्वर हैं वो इन्हीं के मेल से बने हुए हैं। देखो, इससे आगे स्वर की मात्रा। वैसे मुझे लगता है कि ये स्वर की मात्रा वाला टॉपिक समझाने की इतनी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सब लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के हो, तो आपको यहाँ से बहुत ज्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए। मगर फिर भी आज समाज का ढर्रा कुछ ऐसा बन गया है कि हम हिंदी अच्छी खासी बोल तो लेते हैं, मगर हमें हिंदी अच्छे से लिखनी भी नहीं आती। तो वहीं पे आपको मात्राएं सीखनी जरूरी हैं। इसीलिए जब मैं शुरुआत में पहले पढ़ाया करता था, तो मैं स्वर की मात्रा अमूमन मैं यही सोचता था कि इस चीज को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बच्चे समझ ही जाएंगे। मगर जब आगे आगे मैं देखता गया तो बच्चों को इसमें बहुत दिक्कत आती थी, इसीलिए मुझे ये समझाना पड़ रहा है। तो देखो, व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए जब व्यंजन के साथ स्वर का प्रयोग करते हैं, तो स्वर अपने मूल रूप में न आकर जिस रूप में आते हैं उसे स्वर की मात्रा कहते हैं। अर्थात समझना पड़ेगा आपको। देखो, जैसे कि मैं कहूं का, तो का कहने के लिए जब का कहने के लिए हम ऐसे करके एक मात्रा लगाते हैं का के पीछे, तो ये जो मात्रा लग रही है ये जो का की मात्रा है, इसके क के पीछे क्या आया, आ। क के साथ आ जुड़ा है, तो ये आ का मात्रिक रूप कहलाएगा। मगर अगर मैं यहीं पे एक शब्द कहूं, अब ध्यान से देखिएगा, आइए, आइए, तो आ जब यहां पर आया है, तो ये आ अपने वास्तविक रूप में आया है, अपने मात्रिक रूप में नहीं आया है। तो मात्रिक रूप क्या होगा ये समझना पड़ेगा। मात्रिक रूप यानी कि जब वो किसी व्यंजन के साथ, व्यंजन को सहारा देने के लिए किसी स्वर का इस्तेमाल होता है, तो तब उसे मात्रिक रूप कहा जाता है। और अगर वो अपने वास्तविक रूप यानी कि वो किसी भी व्यंजन को सहारा नहीं दे रहा है, तो उसे वास्तविक रूप कहा जाता है। देखो, तो एक चीज ये समझनी पड़ेगी आपको कि जब किसी भी शब्द की शुरुआत स्वर से हो, तो वह अपने वास्तविक रूप में ही आता है। तो उसमें कोई विषय वो, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया, आइए। तो आइए में ये शब्द आ से प्रारंभ हुआ है, तो आ अपने वास्तविक रूप में आया है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, तो जैसे कि और क्या उदाहरण हो सकते हैं इसके, आदमी, ईख, एहसास, इस तरीके से और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, जब किसी भी शब्द में किसी व्यंजन के साथ दो या दो से अधिक स्वर जुड़ते हैं, तो पहला स्वर तो मात्रा के रूप में आएगा तथा दूसरा स्वर अपने वास्तविक रूप में आता है। जैसे शुरुआत में क्या है, देखो, र के साथ, ये जो र है यहां पर, तो इसके साथ पहले तो ऊ जुड़ा है, मगर उसके तुरंत बाद आ भी आया है। तो आ क्या है, अपने वास्तविक रूप में आया है। और र के साथ जो ऊ आया है, ये मात्रिक रूप में आया है। ऐसे ही गुंजाइश में भी ज के साथ आ आया है और ई अपने वास्तविक रूप में आया है। तो इस तरीके से समझना पड़ेगा कि अगर व्यंजन के साथ लगातार दो स्वर जुड़ जाते हैं, तो पहला स्वर मात्रा के रूप में और दूसरा स्वर अपने वास्तविक रूप में आता है। इसके बाद देखो, स्वर जो होते हैं, स्वरों का वर्गीकरण इस तरीके से हम करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था शुरुआत में कि स्वर जो होते हैं, स्वरों का हम वर्गीकरण करेंगे। देखो, स्वरों का वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से होता है। तो स्वरों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर हम देख रहे हैं कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। देखो, स्वर जो होते हैं, एक तो होते हैं मूल स्वर और दूसरे होते हैं संधि स्वर। देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि मूल स्वर 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। केवल ये 4 ही मूल स्वर होते हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि मूल स्वर कितने होते हैं, तो यही से इसी हिसाब से ये करना है। इसके बाद देखो, संधि स्वर, ऐसे स्वर जो कि दो स्वरों के मेल से बने हैं, उन्हें संधि स्वर कहा जाता है। ये संधि स्वर भी दो अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक है इसमें सजातीय और दूसरा है संयुक्त स्वर। ठीक है, तो एक सजातीय और दूसरा संयुक्त स्वर। तो देखते हैं। देखो, अ और अ से मिलने से बना है आ। तो ये दोनों एक जैसे ही स्वर मिलके एक नए स्वर का निर्माण कर रहे हैं, तो ये सजातीय स्वर कहलाएंगे। ऐसे ही ई और ई मिलके, जिसे कि हम बड़ी ई कहते हैं, इसका निर्माण कर रहे हैं, तो ये भी सजातीय स्वर कहलाएगा। और ऐसे ही ऊ और ऊ के मेल से बड़े ऊ का सृजन हुआ है, तो ये भी सजातीय स्वर कहलाएगा। ऐसे ही अ और ई के मेल से ए बनता है। इसके बाद ए और अ के मेल से
आई, ए और अ के मेल से आई बनेगा, और अ और उ के मेल से ओ बनता है, और ओ और उ के मेल से औ बनता है। इन सबको देख लीजिएगा, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखो, संधि स्वर मैंने आपको बता ही दिया है, इस डेफिनेशन को पढ़ लीजिएगा। बहुत ज्यादा मैंने जो बिल्कुल मामूली शब्दों में जो आपको समझा रहा हूं, आपको समझने की उसे जरूरत है। बस ये नोट्स को पढ़ लीजिए और इसे नोट कर लीजिए, तो आपका यहां से हिंदी में फिर बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं रहेगी। देखो, उच्चारण के आधार पर कौन कौन से स्वर होते हैं देखते हैं। मामूली तौर पर स्कूल में जो पढ़ाया जाता है अमूमन, वो केवल ये स्वर ही पढ़ाए जाते हैं उच्चारण के आधार पर, इसलिए मुझे लगता है कि इनमें विशेष दिक्कत नहीं होगी। उच्चारण के आधार पर 3 अलग अलग प्रकार के स्वर होते हैं, एक है ह्रस्व स्वर, और दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। तो ये क्या क्या होते हैं देखो, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, यानी कि सबसे कम समय लगता है जिन स्वरों के उच्चारण में, तो उन्हें ही ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये कौन होते हैं, कौन से होते हैं ये ह्रस्व स्वर? जो अभी मैंने बताया कि जो मूल स्वर जो होते हैं, उन्हीं को ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। ये अ ई उ री, जो जो मूल स्वर हैं वही ह्रस्व स्वर होते हैं। मतलब कि अगर आप बोल के देखोगे अ ई उ री, तो इनका उच्चारण थोड़े जल्दी हो जाता है, जबकि आप दीर्घ स्वर को देखोगे तो इनके अलावा जितने भी स्वर बचते हैं, वो सारे के सारे सारे दीर्घ स्वर हो जाते हैं, जैसे कि आ, ई, ऊ, ऐसे। तो ये जितने भी स्वर हैं, ओ, औ, तो इनमें ज्यादा समय लगता है। यानी कि आप देखोगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से दोगुना समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इसे गुरु स्वर भी कहा जाता है। तो इसे गुरु स्वर भी कहा जाता है, किसे? दीर्घ स्वर को। इसके ये अलग अलग नाम है। ऐसे ही ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहा जाता है। यानी कि जैसे हम सामान्य रूप से जब बचपन में हमें पढ़ाया गया था कि छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, तो वही वाला कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो कि लघु स्वर इन्हें कहा जाता है। मगर अगर आपको ऐसा भी पढ़ाया गया था कि छोटा ए और बड़ा आई, तो ये गलत है। ऐसा होता कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, वो आपको बचपन में बस सिखाने के लिए समझाया गया था। उस ज्ञान को भूलकर अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस लेवल का समझना पड़ेगा। अब देखो प्लुत क्या होता है, ये प्लुत स्वर देखते हैं इसके बारे में। देखो देखो, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, तो उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ह्रस्व स्वर से अधिक जिसमें समय लगेगा, तो उसे तो हम दीर्घ स्वर कहेंगे। मगर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लग जाए, तो उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। देखो, इसके बहुत ज्यादा उदाहरण आपको हिंदी में नहीं मिलेंगे। ये कहां पर मिलते हैं प्लुत स्वर के उदाहरण? तो इसके उदाहरण मिलते हैं, अगर हम नाटकों में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। आपने अगर नाटक वगैरह किए होंगे तो उसमें आपने देखा होगा, तो जब हम पुकारते हैं राधा, तो रा को हम लंबा खींच रहे हैं, धा को हम लंबा खींच रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है? तो इसे कहा जाता है प्लुत स्वर। ये जो है, ये जो ड जैसा दिख रहा है, ये होता है प्लुत चिन्ह। तो इसे प्लुत चिन्ह कहते हैं। तो ये लगता है केवल दीर्घ स्वरों में ही, मतलब कि हम कभी भी हम लघु स्वर को लंबा नहीं खींचेंगे। ये तो सामान्य सी बात है। जैसे कि देखो, मोहन, मोहन में आप कितनी भी कोशिश कर लो, तो आप न को लंबा नहीं खींच सकते हो। और मामूली तौर पर आप नहीं ही खींचते हो। अगर आप मोहन को आवाज लगाओगे तो आप मो को ही खींचोगे, ह और न को नहीं खींचोगे। तो ये उच्चारण के आधार पर इनके स्वरों के भेद होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों के भेद को देखते हैं कि जीभ के प्रयोग के आधार पर कौन कौन से स्वर के क्या क्या भेद होते हैं, देखते हैं। देखो देखो, जीभ के प्रयोग के आधार पर एक होता है अग्रस्वर। क्या होता है ये अग्रस्वर? जब हम कोई भी स्वर के उच्चारण में जीभ का अगला हिस्सा प्रयोग करते हैं, तो उसे अग्रस्वर कहते हैं। जैसे देखो, इसको आप खुद से कोशिश भी करके देखना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी वैज्ञानिक लिपि है। तो आपको समझना पड़ेगा कि हिंदी भाषा और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी ये सचमुच वैज्ञानिक है। देखो, जैसे कि मैंने कहा अग्रस्वर, अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग प्रयोग होता है, तो उसे अग्रस्वर कहते हैं। तो जैसे ई, ए, आई, री, इन्हें बोल के देखिएगा, इन्हें बार बार बोल के देखिए, वीडियो को रोक के फिर से बोलिए, और आपको पता चलेगा कि सचमुच हम इन्हें जीभ के अगले हिस्से से ही बोलते हैं। ऐसे ही मध्य स्वर। तो मध्य स्वर कौन कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे जीभ का मध्य भाग प्रयोग में आता है, तो उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। यह केवल एक ही होता है, अ।
मध्य स्वर केवल एक ही है, ये क्योंकि जीभ के बीच के हिस्से से प्रयोग होता है। इसको कोशिश करके देखना, जब हम अ बोलते हैं अ तो हमारी जीभ का बीच का हिस्सा थोड़ा सा नीचे को दबता है, तो जोर जो पड़ता है वो जीभ के बीच के हिस्से में पड़ता है, इसीलिए इसे मध्य स्वर कहा जाता है। अगला स्वर है पश्च स्वर। क्या होता है ये पश्च स्वर? देखते हैं। देखो, पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला पिछला भाग काम करता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। जैसे कि जब हम आ उ ओ औ, हम इन स्वरों का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारे जीभ के पिछले हिस्से पर जोर पड़ता है, इसीलिए इन्हें पश्च का मतलब पिछला हिस्सा, तो पिछले हिस्से पर जोर पड़ता है, तो इसीलिए इन्हें पश्च स्वर कहा जाता है। याद कर लेना, यहां से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, या फिर आपसे पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा पश्च स्वर है या फिर कौन सा पश्च स्वर नहीं है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन यहां से आएंगे। अब देखो, होंठ के प्रयोग के आधार पर, यानी कि होंठ की जो, जब हम बोलते हैं किसी भी स्वर को तो हमारे होंठ की क्या स्थिति होती है, इस आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। देखते हैं। देखो, तो स्वरों के आधार पर, ये होंठ के आधार पर, होंठ यानी कि ये जो ओष्ठ लिखा है, तो ओष्ठ का मतलब भी होंठ ही होता है। होंठों के आधार पर देखो, दो चीज हैं इसमें होंठों के आधार पर, एक है आवृत्तमुखी और दूसरा है वृत्तमुखी। तो क्या क्या होते हैं ये समझते हैं। देखो, बड़े ध्यान से समझेंगे। आवृत्तमुखी स्वर, आवृत्तमुखी स्वर वो होते हैं, देखो आवृत्तमुखी से पहले मैं आपको ये समझाता हूं। देखो, वृत्तमुखी स्वर, वृत्तमुखी स्वर वो होंगे जिनके उच्चारण में, जिनको बोलते वक्त हमारा होंठ गोलाकार आकृति ले लेता है, तो उन्हें हम वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। बोल के देखिएगा, ऊ ओ और औ। तो इन्हें जब हम बोलते हैं तो हमारे होंठ गोलाकार हो जाते हैं, हमारे होंठों की आकृति गोल सी दिखने लगती है। मगर इसके अलावा जितने भी बाकी बचे हुए स्वर हैं वो दूसरे स्वर हो जाएंगे आवृत्तमुखी स्वर। अर्थात क्या है इनका मतलब, कि जिनमें वृत्त नहीं बनता है, जिनके बोलने में हमारे होंठों के द्वारा गोलाकार आकार नहीं बनता है, वृत्त नहीं बनता है, तो वो आवृत्तमुखी स्वर होते हैं। कौन कौन से, जो भी ये बचे हुए स्वर हैं सभी आवृत्तमुखी स्वर में आ जाते हैं। तो कौन कौन से हैं? आ ई री ए आई, ये समझना पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं आगे। देखो, मुख के खुलने के आधार पर भी स्वरों के अलग अलग भेद होते हैं। समझते हैं क्या क्या होते हैं मुख के खुलने के आधार पर स्वरों के भेद। देखो, इस बात पर प्रकाश डालते हैं। देखो, क्या क्या होते हैं समझते हैं। संवृत्त स्वर और अर्ध संवृत्त स्वर, इसके बाद विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। यानी कि मुख खुलना, क्या है ये मुख खुलना, कि जब भी हम किसी स्वर को बोलते हैं तो हमारा मुंह कितना बड़ा आकार का खुल रहा है, कम खुल रहा है या फिर ज्यादा खुल रहा है। देखो, संवृत स्वर यानी कि हमारा मुख संवृत से आशय है कि हमारा मुंह सबसे जब कम खुलेगा तो उसे हम कहेंगे संवृत स्वर। देखो, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है, यानी कि सबसे कम खुलता है, उन्हें हम संवृत स्वर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? ई, ऊ और री। इन्हें बोल के देखिएगा, जब भी हम बड़ी ई, ऊ और री को बोलते हैं तो हमारा मुख सबसे कम खुलता है। मगर जब ये देखो, अर्ध संवृत यानी कि सबसे कम खुलने से थोड़ा सा ज्यादा, अर्ध संवृत उससे थोड़ा ज्यादा है, आधा ही मुंह बंद हो पा रहा है, तो क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख संवृत स्थिति से कुछ अधिक, मतलब कि जब बड़ी ई हम बोल रहे हैं तो उसमें ज्यादा मुंह खुल रहा है, उसमें कम मुंह खुल रहा है, तो अर्ध संवृत में उससे थोड़ा अधिक मुंह खुलता है, तो इसे हम कहते हैं अर्ध संवृत स्वर। कौन कौन से होते हैं? ई और ऊ, छोटी ई और बड़ा ऊ। तो ये होते हैं अर्ध संवृत स्वर के उदाहरण। देखो, इसको बहुत आसानी से याद किया जा सकता है। चलो अभी इसके बाद बताता हूं कि इसे याद कैसे करेंगे। अगला वाला देख लेते हैं पहले, फिर इन सबको आसानी से बताऊंगा कि याद कैसे किया जा सकता है। देखो, ये जो टेबल बनी है, ये तो इसी आधार पर याद करेंगे। बहुत आसान तरीका है। देखो, विवृत स्वर और अर्धविवृत। विवृत से आशय है मुंह का अधिक खुलना। विवृत यानी कि सर्वाधिक, यहां पर सर्वाधिक अगर मुख खुलेगा उन्हें हम कहेंगे विवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है उन्हें विवृत स्वर कहा जाता है। देखो, कौन कौन से? आ, आई, औ। तो ये वो स्वर हैं जिनका जब हम उच्चारण करते हैं
तो हमारा मुख सबसे अधिक खुलता है। आगे देखो, अर्ध संवृत यानी कि जिनके उच्चारण में इनके मुकाबले यानी कि विवृत स्वर के मुकाबले थोड़ा कम मुख खुलता है, तो उसे हम कहते हैं अर्ध अर्ध विवृत स्वर। यहाँ पे एक चीज तो पहले आपको मैं ये समझा दूं कि बहुत सारे लोग इसे विवृत पढ़ रहे होंगे, कि ये विवृत बिल्कुल नहीं लिखा है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। यहीं पर एक बोनस बात आपको बता देता हूं। देखो, जब हम कहते हैं कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हमारी मातृभाषा हिंदी नहीं है। तो उसमें जो री लगा होता है ना, जैसे ये व में लगा है अभी, तो ये री होता है, ये र नहीं होता है, तो वो मातृभाषा नहीं होता है, हम उसको गलत बोलते हैं, वो होता है मातृभाषा। तो मातृ मतलब कि हमारी माता, तो माता के समान जो हमारी भाषा है उसे मातृभाषा कहते हैं। क्या आप ये कहोगे कि हिंदी हमारी केवल मातृभाषा है, बाकी उससे हमारा कोई संबंध नहीं? तो ऐसा तो नहीं है ना, हिंदी हमारी मातृभाषा है। मतलब कि हमें जब बोलना सिखाया तो हम सबसे पहले हिंदी में बोलना सीखे हैं, तो ये हमारी मातृभाषा है, मातृभाषा नहीं है। अब ये गलती मत कीजिएगा। आगे देखते हैं। देखो, अर्धविवृत स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवृत की तुलना में थोड़ा कम खुलता है, उन्हें अर्धविवृत स्वर कहते हैं। जैसे कि कौन कौन से हैं ये? अ, ए और ओ। अब देखो, ये आपको याद करना पड़ेगा कि इनमें कम खुलता है, और इन्हें कोशिश करके देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें मुख कम ही खुलता है विवृत स्थिति के मुकाबले। देखते हैं, देखो कैसे इन्हें याद कर सकते हो आप। देखो, ये देखो संवृत स्वर पहले मैंने आपको बताया, फिर अर्ध संवृत, और यहाँ पे विवृत और अर्ध विवृत लिखा है, बीच में एक लाइन खींची है देखो मैंने। तो क्या है यहाँ पर? इस लाइन से मतलब ये है, तो संवृत जो ई, बड़ी वाली ई संवृत स्वर के अंदर है, तो इसका लघु रूप क्या होता है? छोटी, तो ये अर्ध संवृत होती है। ऐसे ही बड़ा ऊ, ये संवृत है, तो इसका लघु रूप क्या होता है? छोटा ऊ, तो ये अर्ध संवृत स्वर होता है। री, ये संवृत स्वर है, तो इसका लघु रूप क्या होता है? हमारी हिंदी भाषा के भीतर तो इसका लघु रूप कुछ भी नहीं होता है, तो यहां पर इससे हमें कोई भी अर्ध संवृत स्वर नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं। देखो, विवृत स्वर कौन कौन से होते हैं? जो भी बड़े स्वर होते हैं, ये मतलब इनका बड़ा रूप जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, अ, ए और ओ का जो बड़ा रूप है, यानी कि आ दीर्घ रूप, आई और औ, तो इनका ये तो हो जाएंगे विवृत में, और इन्हीं का जब आप लघु देखोगे, ये और इसका लघु, ये इसका लघु, ये, तो आसानी से आपको ये याद हो जाएंगे, इनमें कोई विशेष दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। इसके बाद देखते हैं। देखो, स्वरों का वर्गीकरण, यहाँ पर स्वरों का चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे व्यंजन को, मगर व्यंजन का टॉपिक मैं आपको कल बताऊंगा। आज आप स्वरों तक इसको पूरा अच्छे से याद कर लीजिए, इन्हें नोट कर लीजिए, पूरा लिखिए इन चीजों को, पूरे पूरे नोट्स, ये मेरे अपने बने हुए नोट्स हैं जो आपको मैं दे रहा हूं, तो इन्हें पूरा पूरा आप लिखिए और याद कीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहीं से डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। मैंने बिल्कुल ये मतलब जो सैंपल पेपर्स में जैसे क्वेश्चन आते हैं, जो बैक ईयर क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल उनके आधार पर नोट्स बनाए हुए हैं, तो बिल्कुल डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आएंगे। अगला देखो, क्या क्या कहां कहां से ये बोले जाते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। देखो, स्वरों का उच्चारण स्थान क्या होता है, पूछा जाएगा आपसे। अ और आ कहां से बोले जाते हैं ये? तो ये बोले जाते हैं कंठ से। अ और आ कंठ से बोले जाते हैं, तो इनका जो वर्ग कहलाता है, एक होता है वर्ग, तो इनका वर्ग कहलाएगा कंठ्य। इसके बाद ई और ई कहां से बोले जाते हैं? तो ये बोले जाते हैं तालव्य, यानी कि तालु से। अभी के लिए आप सिर्फ इसमें इतना याद कर लो कि ये तालु से बोले जाते हैं। जब मैं आपको व्यंजन समझाऊंगा तो फिर मैं आपको समझाऊंगा कि तालु कहां पर होता है, हमारे मुख में तालु कहां होता है, और ओष्ठ कहां होते हैं। ओष्ठ तो पता ही होगा, होंठ में तो दिक्कत है नहीं। तो तालु और मूर्धा, इन दोनों में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ये मैं आपको समझा दूंगा कि तालु और मूर्धा क्या होते हैं, और फिर आप इसे कोशिश करके देख लोगे कि कहां पर कौन सा बोला जाएगा। देखो, ऊ और ऊ, आपको खुद ही लग रहा होगा कि जब हम ऊ और ऊ बोल रहे हैं तो इनका उच्चारण ओष्ठ से हो रहा है, यानी कि ओष्ठ का मतलब है होठों से इनका उच्चारण हो रहा है, तो इनका उच्चारण स्थान होठ होगा, और वर्ग क्या कहलाएगा? ओष्ठ। इसके बाद देखो, री 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 पहले देख लेते हैं, क्योंकि अ आ ई उ ऊ री, तो री का उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य, यानी कि जब हम री बोलते हैं तो हमारी जीभ पीछे को मुड़ती है, हमारी जो जीभ का जो ऊपर का जबड़ा वाला हिस्सा होता है, तो उसमें पीछे की तरफ लगती है री री,
तो वहां पर लगती है तो उसे कहा जाता है मूर्धा। इसे बहुत अच्छे से समझाऊंगा अगले लेक्चर में। देखते हैं आगे। देखो ए आई का स्थान होता है कंठ और तालव्य। देखो कैसे इन्हें याद करोगे, आपकी कंठ और तालव्य कैसे याद होगा ये। देखो मैंने आपको बताया था कि अभी अभी आपने यहां पे देखा अ और आ, इनका उच्चारण स्थान कंठ है और ई और ई इनका उच्चारण स्थान तालव्य है। तो एक चीज मैंने आपको ये भी तो बताई थी कि ए और आई कैसे बने, ये बने अ और ई के मेल से। अभी मैंने बताया था कि ये विजातीय स्वर हैं। क्यों? क्योंकि इनमें अ और ई का मेल हुआ तो ए बना, और फिर ए का अ से मेल हुआ है तो ये बना आई। तो ये है कंठ तालव्य। इसी तरीके से ओ और ओ, तो ओ और ओ किससे बने? अ और उ से। तो अ का उच्चारण स्थान होता है कंठ और उ का उच्चारण स्थान अभी हमने देखा ओष्ठ। तो कंठ ओष्ठ इनका वर्ग हो जाएगा और उच्चारण स्थान कंठ और होंठ यानी कि ओष्ठ। तो यहां पर ये आपको समझना पड़ेगा। अभी के लिए आप ये चीजें, ये वाली केवल ये टेबल, बाकी तो मैंने आपको अच्छे से समझाया है, कहीं कोई दिक्कत होगी नहीं। तो बाकी इसके अलावा जो भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहाँ आपको विशेष परेशानी आ रही है, तो वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको दूंगा। आपको यहां तक ये तैयार कर लेना है। इसके बाद कल हम देखेंगे व्यंजन। तो व्यंजन अच्छे से समझेंगे, वहीं पे मैं आपको समझाऊंगा कि ये उच्चारण स्थान कौन से होते हैं और कहां पर होते हैं हमारे मुख में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।